हेलो बालको, आज हम आप लोग को बताने के लिए आए हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जो पेपर्स आने वाले हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, वो पैटर्न एकदम बदल गया है क्योंकि उन लोगों ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। उस मॉडल पेपर को देखकर ये लग रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को जिस विधि से पढ़ रहा था अभी तक, उस विद्यार्थी से अगर उस मेथड से अगर आप लोग पढ़े तो बहुत बुरे मार्क्स आ सकते हैं, फेल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस पैटर्न को फॉलो किया है वो सीबीएसई बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती है। एक्चुअल में होता क्या था, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम ही पढ़ाते हैं यूपी बोर्ड बोलते तो पैटर्न वाइज चला आ रहा है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये नियम आता है, ऐसे ऐसे पढ़ लो पेपर में पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा। आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 12th है और 10th में साइंस में कैसे कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत गलत करा सकती है आपका। समझे मेरी बात? तो मैंने तो चुनौती दे दी है कि मैंने जब वीडियो चालू करने से पहले ही कह दिया था इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो कोई भी गलती कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को सीबीएसई पैटर्न का अभी नहीं पता है। अगर यूपी बोर्ड पूछता है क्या, तो वो पूछता है क्यों, व्हाट व्हेन वेयर, कब क्या कहाँ, ऐसे पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में क्वेश्चन। लेकिन व्हाई एंड हाउ, ये सारी बातें सीबीएसई पूछता है। वो कभी नहीं जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, वो हमेशा यही देता है क्यों और कैसे। गांधी जी ने ये युद्ध लड़ा, वो युद्ध लड़ा, क्यों लड़ा, तो कब लड़ा, कैसे लड़ा, ये तो चलो भाई कब लड़ने की बात तो यूपी बोर्ड में पढ़ सकते हो, लेकिन क्यों कैसे की बात सीबीएसई में समझ में आती है। यूपी बोर्ड के बच्चों को उस तरह नहीं पढ़ाया जाता है जिस प्रकार इस बार पेपर आने वाला है। एक तो उन्होंने सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स को तो रिड्यूस कर दिया है, और उन चैप्टर्स को ध्यान रखें, अगर रिड्यूस किया, इंटर में सॉलिड स्टेट चला गया, ठोस अवस्था थी, उधर तुम्हारा शायद सरफेस केमिस्ट्री को भी पी गए वो लोग, मतलब कि एक प्रश्न केमिस्ट्री था वो भी चला गया। अगर इस तरह चीज़ें चली जाएंगी तो यानी पेपर में कुछ तो कहीं ना कहीं तो बदलाव करेंगे। तो चैप्टर हटा दिए हैं, एक्सेसिव कम रखा है, लेकिन इतना समझ लेना उसके जो प्रश्न पत्र आएंगे आपके पास समझ में नहीं आएंगे। तो आज पूरा वीडियो हम आपको यही बताएंगे कि देखो हमने मॉडल पेपर देख लिए सारे, सब सब्जेक्टों के देखे हैं, टाइमिंग सर भी कुछ पैटर्न बताएंगे, बाकी हम आपको ये बता दे रहे हैं कि साइंस वाला कैसे पेपर पैटर्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th को बताऊंगा, उसके बाद 12th को, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक सुने और पूरा वीडियो आपके लिए स्किप ना करें। हर एक स्टेप बताऊंगा कि यूपी बोर्ड में फिजिक्स कैसे पूछी जाएगी, यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री कैसे पूछी जाएगी, यूपी बोर्ड में बायोलॉजी कैसे पूछी जाएगी, और 10th में ये तीनों कैसे पूछे गए हैं, ठीक है? तो एमएस कोचिंग क्लासेस में इस बार उसी पैटर्न पर एक प्री बोर्ड कराएंगे हम लोग, ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ फिट बैठ जाए, ठीक है? तो सावधानी पूर्वक इस लेक्चर को सुनो, नहीं तो पेपरवा हो जाएगा खराब, मच्छर मारते रहिएगा। देखो यूपी बोर्ड में 10th की बात करें, अगर हम 10th वाले बच्चे ध्यान दें, पूरा धूरा फोकस करें। 10th में सबसे पहला आता है फिजिक्स। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स पैटर्न आया पहले, जिसे आप बोलते हैं भौतिक विज्ञान। मैं छोटा लिखता हूं लेकिन ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान। इसमें प्रश्न जानते हो कैसे पूछे गए हैं? पहले हम क्या कहते थे, हमने यही बच्चों से कहा है कि ओम का नियम पढ़ लो, फैराडे के नियम पढ़ लो, इधर तुम्हारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम पढ़ लो, पेपर सा काम हो जाएगा। नहीं, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं पूछ रहे हैं प्रश्नों को, वो थोड़ा घुमा घुमा के बातों को पटक रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, वो मान लो आपको कोई एक चित्र दे देंगे, मान लीजिए आपको एक सर्किट दे रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, और मैं पैटर्न बता रहा हूँ साइंस में फिजिक्स में कैसे पूछा गया, इस तरह केमिस्ट्री में बताऊंगा, फिर बायोलॉजी में। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए आप, ध्यानपूर्वक, कहीं इधर उधर बातें मत दिमाग में लगाइएगा आप लोग। हाँ, जरा सी देर में मान लीजिए, मान लो एक मैंने ये लगा दिया कुछ ऐसे करके, जो भी सिस्टम है। अब इसका नाम उन्होंने लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया उन्होंने बी, इसका नाम लिख दिया उन्होंने सी, इसका नाम लिख दिया उन्होंने डी, और ऑप्शन दिया है आइडेंटिफाई ABCD। ऐसे
एक नंबर का एक पहचान, दूसरे नंबर का दूसरी पहचान, तीसरे नंबर की तीसरी पहचान, चौथे नंबर की चौथी पहचान। अगर आपको भाई हम लोग क्या कराए हैं अभी तक, ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल लगवाए हैं, उतना गहराई में हम लोग क्यों नहीं खोजने की कोशिश की, सच बता दें हम। क्योंकि सीबीएसई में तो मैंने प्रयास किया इस तरह का, सीबीएसई में उस तरह पैटर्न आता है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों को मैं जिस तरह भाई पैटर्न देखता आ रहा हूँ उसे अब से मैंने पढ़ाया है। लेकिन इस बार क्या है, अगर ये क्वेश्चन आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, तो उससे ऑप्शन में ए में लिखा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोध बोलते हैं। इसे बी को क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। तीस सी को क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इसको बोलते हैं एमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सर्किट में लगे हर एक चीज का मतलब होवेगा। अगर ये नहीं पता होगा तो सब खराब हो जाएगा। आपको नियम तो याद करके जाना है, लेकिन पेपर के अंदर अब किताब में घुसो। एक्चुअली में हम लोग जो अपनी छोटी छोटी क्वेश्चन बैंक्स मार्केट से ले आते हैं ना, उनसे कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। अब उनके अकॉर्डिंग पेपर आना नहीं है, उन लोगों तो छाप दिए, लेकिन पेपर का मॉडल पेपर जब आया है तो हमने देखा उसमें इस तरह प्रश्न पूछे गए हैं कि पूछा गया है कि इनके नाम बताइए क्या हैं। अब आप तो मच्छर मार के थ्योरी पढ़ के गए, वाह ओम का नियम पढ़ के आए, पेपर में आएगा नहीं। मच्छर मारिए वहां बैठ के, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इन सब बातों पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। इस चैनल पे मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा साइंस के लिए, वो भी इसी पैटर्न पे आधारित होंगे। थ्योरी एरी तो बच्चा याद करेगा ही करेगा, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस कराना चालू करेंगे। कबो कबो हमारा वीडियो जरूर अपलोड होगा 10th साइंस के लिए, उसको सुनिए रहेगा। अब मान लीजिए फिजिक्स में हमने आपको इंगित किया कि इन अक्षरों को पहचानना आना चाहिए। जैसे अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे वो लोग, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे और इसका नाम रखेंगे ए। ऐसे मान लो कर दिया उन्होंने, बी। उसके बाद वो ऐसे कर देंगे, सी। उसके बाद वो ऐसे कर देंगे, डी। अब कहेंगे कार के हेडलाइट में जो भी प्रयोग होता है वो किस ऑप्शन पर रखा गया है, डी। अब आप तो ठहरे ढक्कन इंसान, आपको कैसे पता होगा। तो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि भाई साहब ये अवतल है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि हम इसको कहते क्या हैं। इसे बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, वी बना रहता है कॉन्वेक्स लेंस। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एबीसीडी लिख दिया। अब तुमसे ऐसे नहीं कहेगा कि अवतल दर्पण के बारे में बताओ, नहीं, आपसे पूछेगा घुमा फिरा कर। जो ट्रक में दाहिने हाथ पे ऐसे शीशा लगा होता है, इधर साइड में लगा होता है, उस शीशे में इनमें से कौन प्रयुक्त किया जाएगा। अब आप इसको देखेंगे, आपका चेहरा दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई देगा ना, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब तिकड़म बदला होगा, आपको अपना दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए हम तो आज ही से पढ़ाना चालू करेंगे, क्योंकि जब पेपर देखे तो दिमाग खराब हो गया हमारा, तुरंत वीडियो बनाए हम। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बच्चों को इस तरह से अभी आभास भी नहीं है उनको इस बात का, उनको ये आभास नहीं कि ओला गिरने वाले हैं, नहीं आभास है। तो हमको ये बताएं, आपको साइंस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और एक केमिस्ट्री में देख लोगे तो और तुम्हें दंग रह जाओगे। थोड़ा वो डस्ट उठा मैं अभी दिखाता तुमको केमिस्ट्री के अंदर क्या मामला है। यही है, यही है। फिजिक्स में समझे ऐसे होंगे, केमिस्ट्री में ऐसे हो सकते हैं। नियम भी पढ़िएगा, लेकिन इस तरह पैटर्न को भी आप फॉलो करिएगा। मैं आपको आभास करा रहा हूँ, पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं अभी पेपर लूँगा तो आपको आभास हो जाएगा। हाँ, अब मान लीजिए जैसा कि चैप्टर आपका लाइट वाला था, मैंने बताया था क्या है, करंट वाला चैप्टर मैंने बता दिया। इसी तरह आपको एक चैप्टर मैग्नेट वाला मिलेगा, चुंबक वाला। अब जैसे कि कहा जाएगा ऐसे इसमें करंट जा रही है, मान लो ये करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें कहेगा एक तार ऐसे है, ठीक है। इसमें पूछेगा आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, डी पोर्शन। अब इसके लिए बेटा हम पढ़ाते हैं राइट हैंड थंब रूल, कि कैसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो जब हम राइट थंब को इस तरह रखते हैं तो इधर से मतलब कि लाइट घुस रही है नॉर्थ होगा, इधर निकल रही साउथ होगा, मतलब कि इस तरह परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको।
अभी लाइन को देखकर बच्चा कैसे पहचान सकता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कौन सा है भाई साहब? तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। अगर आपका टैलेंट आपका मजबूत है, कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो टक से नंबर भी मिलेंगे। ये भी समझ लो, रटना नहीं है, इसमें सीधा उत्तर देना है ABCD का। समझे मेरी बात को? पूरा दिमाग में चली गई होगी मेरी बात ये। ठीक, थोड़ा तेज शायद बताया मैंने। चलो अब समझते हैं हम लोग केमिस्ट्री का मामला क्या है। ये तो फिजिक्स का हो गया, 10th वाले समझे पूरी बात। केमिस्ट्री का केस क्या रहेगा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान इसका अलग लेवल है भाई, इसका अलग लेवल है। केमिस्ट्री आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार देख ले। हाँ दिख तो रहा वैसे, हम भयंकर ब्लैक दिख रहे होंगे। सुनो मेरी बात, अब रसायन विज्ञान का क्या पैटर्न है? रसायन विज्ञान में प्रश्न जानते हो कैसे पूछे जा रहे हैं? पहला प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे? मान लो आपके चैप्टर में क्या है बेटा, एक धातु एक चैप्टर है, उससे कैसे प्रश्न, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता हो, मिट्टिक तेल में रखा जाता हो। अब बच्चे 10th में ये पढ़ाया जाता है धातु के लक्षण क्या है, अधातु के लक्षण क्या है। अब आपको जब तक पता नहीं होगा कि सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु है जिन्हें मिट्टिक तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है, कैसे कर पाएंगे? यानी थोड़ा सा गहराई में यहाँ भी तैरे। ऐसा कोई अधातु बताओ जो द्रव अवस्था में हो पानी की तरह। भाई धातु ज़्यादातर गैस है, कुछ ही सॉलिड है, बाकी लिक्विड तो एक ही है, ब्रोमीन। तो बताना आपको गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा कि ब्रोमीन अधातु द्रव है। तो आपके प्रश्न होंगे केरोसिन में रखे जाने वाली धातु केरोसिन। उसके बाद तुमसे कहा जाएगा कि उसको कहते हैं, मैंने क्या बताया था, हाँ जो द्रव अवस्था में है उस धातु का नाम, अधातु का नाम। ऐसे प्रश्न, बहुत चमकीली धातु का नाम, बहुत भारी धातु का नाम। अब आपसे ये नहीं कहेगा कि आप लोग धातु के लक्षण बताओ क्या होते हैं। हर बच्चा पढ़ के जाता है, चमकदार होती हैं, विद्युत पास होती है, गर्म हो जाती हैं, ऐसे फलान दिमाग ऐसे याद कर लेते थे। अब काम नहीं चलेगा उससे, आपको उनके गहराई पॉइंट को समझना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब अम्ल क्षार वाले चैप्टर में क्या होता था, पहले हम लोग पढ़ लेते थे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, लेकिन अब अम्ल क्षार की परिभाषा ही नहीं पूछेगा आपसे, जल्दी परिभाषा नहीं पूछेगा, लॉजिक पूछेगा आपसे। जैसे आपसे कहेगा कि, जैसे कि आपसे कहा कि 7 3 5 6 ABCD, ठीक, इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न। कहेगा इसमें प्रबल अम्लीय कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये पीएच वैल्यूज हैं। आपको क्या देगा वो? पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, ये पीएच मान है। अब आपको पता है, मान लो इस तरह से हमने पढ़ा है, क्योंकि सीबीएसई से यूपी को साथ पढ़ा देता हूँ कभी कभी, तो मसला रहता है उस केस में आपको जैसे पता चला कि जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वही प्रबल अम्ल होता है। होता कि नहीं होता है? यानी बी क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और मैं ये सच बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड के बच्चों में इतनी समझ आसानी से नहीं आती। आपको पता है कि भाई अब सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। हम जहाँ पढ़ के आमीना मेंटा कॉलेज की, वहाँ की मैं बता नहीं सकता कितना बढ़िया है। वो तो उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप कॉलेज है वो सरकारी स्कूल, अमीनाबाद इंटर कॉलेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को इस तरीके से भाई क्या होता है कि आजकल के अध्यापक अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। जब टीचर अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहा है तो ये सब कैसे पढ़ाएगा उसको? वो तो रटा बैठा है, अम्ल की परिभाषा पढ़ लो, क्षार की परिभाषा पढ़ लो, लवण की परिभाषा पढ़ लो, उदासीनीकरण पढ़ लो, इसे काम अब नहीं चलेगा। अब आपके लॉजिक और टॉपिक बदल चुके हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको पीएच मान ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका कितना होता है, वो रटना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि 7 उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा क्षारी होते हैं, 7 से कम होते तो अम्लीय होते। जितना कम होगा उतना प्रबल अम्ल होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना प्रबल क्षार होगा। ये सारी बातें इस तरह प्रश्न में आएंगी आपसे। अब आपसे इस तरह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जैसे कि कहेगा टीचर एक सोल्यूशन है, एक विलयन है जो नीला है। कैसा है? नीला नीला है, नीला नीला है। उसमें हमने कोई एक्स चीज डाल दी तो वो हरा हरा हो गया। कैसा हो गया? हरा। सोल्यूशन वॉज व्हाट? ब्लू। कैसा हो गया बेटा?
ग्रीन। अब ये ब्लू चीज ग्रीन में बदल गई, आपको पहचानना है कि आखिर वो नीली चीज क्या थी। तो बेटा वो कॉपर सल्फेट था। जो डाला मैंने एक्स वो क्या था, Fe था। अब इधर बना क्या, FeSO4। ये कैसा होता है, ये ग्रीन होता है। तो आपको इसके पीछे की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एक कंपाउंड था जो कि नीला था, वो नीला कौन होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ये बच्चे को बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताया जाएगा तो पाप झेलेगा वो। तो इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे और आप वहां पर देखेंगे, ओ माय गॉड, हम तो परिभाषा पढ़ के आए थे, ये कह रहा है, ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं पहले ही इत्तला कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन अब क्या, कब, कैसे नहीं पढ़ना, क्यों है, ये सारी बातें जनरेट करनी है आपको। अपने आप से प्रश्न करिए, पढ़िए, बाकी मैं जो पढ़ाऊंगा उस हिसाब से पढ़िएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। सामाजिक विज्ञान के भी पैटर्न बदला है। हिंदी के पैटर्न को थोड़ा देखेंगे तो आप उस तगड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं टीचर लोग, तो सिलेबस कम करने, हमको लगा था उन्होंने सिलेबस कम कर दिया, यूपी बोर्ड का भार हल्का किया। नहीं, वो यूपी बोर्ड को अपडेट कर रहे हैं बेटा। दुनिया में जब अपडेट की पहली जो पीढ़ी होती है, सबसे ज़्यादा झेलना उसी को पड़ता है। जो सब अपडेट, भाई अपडेट तो नहीं तुम्हारे बोर्ड से आ रहा, चालू हो रहा है, तुम ही लोगों के समय चालू हो रहा है। अब आप लोग को अपडेट में मरोड़ दिया जाएगा, आप लोग को बहुत दर्द होगा, लेकिन आप जब सांचा बना देंगे तो आने वाले को, ये अपने को तो पता ही क्या है, दर जाना है, ई सिचुएशन रहेगी। आने वाला जो है उसको टेंशन नहीं है, टेंशन तुम लोग को है, तुम लोग को मरोड़ा जा रहा है। तो समझ रहे हो आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब बायोलॉजी केस समझा देता हूँ आप लोग को, फिर बात करेंगे इंटर वाले केस में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि अगर इस तरह आपको ना बताता मैं तो आप ये बात समझ ना पाते। उसके बाद समझिए, 10th में हम बायोलॉजी के तो अलग लेवल है। बायोलॉजी को अंग्रेजी में जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में क्या ही है, एक दिन मैं लेक्चर बनाऊंगा, सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, कितने नंबर का क्या क्या पेपर में आता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, किसी का भी भला हो सकता है, और कमेंट कर दिया ताकि पता चले कि हाँ तुम्हें कोई बात समझ में आई है या नहीं आई। अब जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव विज्ञान में पहले क्या होता था, धमनी शिरा में अंतर पढ़ लो, रुधिर लाज में अंतर पढ़ लो, यकृत के कार्य पढ़ लो, चलो ठीक है ये पढ़ो। लेकिन अब टीचर क्या कर रहा, बड़ा होशियारी वाला काम करना चाहता है वो। मान लीजिए आपको खोपड़ी दे दी एक, अपना डायग्राम अच्छा नहीं बनाया लेकिन ठीक ठाक है तुम्हें समझाने लायक। अब वो कहेगा, मान लो इसको आँखें बना दो, तुम लोग कहोगे क्या बना रहे सर। मान लो यहाँ पर कुछ खोपड़ी में लगेगा, यहाँ कुछ डाल देगा तुम्हारे, फिर यहाँ ये गला रीजन आना ना, गला वाला ऐसे मान लो, ये यहाँ पर कुछ डाल देगा, फिर यहाँ कुछ डाल देगा, इस तरह कुछ पार्ट दे देगा। कहेगा ए इसका नाम बताओ, बी इसका नाम बताओ, सी इसका नाम बताओ, डी इसका नाम बताओ। अब आप तो ठहरे, हम तो कुछ पढ़ के नहीं है, ये खोपड़ी में क्या पूछ रहा भाई, खुजली उजली नहीं जुआ हो गए हो, ऐसा नहीं है। इसका नाम मान लो पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो बोलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है इसमें, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा इसका नाम पिट्यूटरी है, इसका नाम पीनियल मान लो, इसका नाम थायराइड, इसका नाम पैराथायराइड या थाइमस। मतलब आपको आइडिया दे रहा हूं कि चित्र बना के देगा और 4 नंबर देगा, हर एक का 1 नंबर, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर, 4 नंबर में आपको बहुत लिखना पड़ता, इसमें लिखना नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके दिमाग खर्चा हो रहा है, आपको पता चल रहा है। इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं चित्र बना के समझाते, भाई देख चित्र में ये सब कुछ है। तो अब ढक्कन सिंह एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि यहाँ पर हमारे खोपड़ी में क्या है। अब अपने सर से जाके पूछना, सर हमें चित्र के धाम माध्यम से समझाइए कि कहाँ क्या है, कौन सा अंग है। ऐसे ही आएगा, 4 नंबर मिलने में समय नहीं लगेगा। तुषार भाई समझ रहे हो तुम, हाँ। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि हम कब किस कहाँ कौन सा अंग प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए अब ये आपसे पूछ लिया गया, उसके बाद मान लो आपको दे दिया कोई फ्लावर, ऐसे थोड़ा सा बनाता हूँ, है ना, और ऐसे कर दिया, 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 और ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया। अब कहे इसका नाम बताओ, एक थोड़ा इससे भी निकाल दो बेटा, एक ऐसे निकाल दो, ऐसे ऐसे, है ना। अब टीचर कहेगा इसका नाम बताओ, फिर कहेगा इस गले का नाम बताओ, फिर कहेगा इसका नाम बताओ, कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है, फिर बताएगा इसका नाम बताओ, फिर बताएगा इसका नाम बताओ, फिर कहेगा इसका नाम बताओ, फिर कहेगा आपसे
इसका नाम बताओ, फिर कहेगा इसका नाम बताओ। अब इतने सारे जितने नंबर का होगा उतने लाइनें खींच देगा, कहेगा इनके सबके नाम बताओ। मैंने पढ़ाया है आपको ये सब कुछ, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है। इस तरह के प्रश्न पत्र बायोलॉजी में आ रहे हैं, और आप समझ के चलिए 4 नंबर में इनमें दोनों में से कोई आ सकता है। हो सकता है पाचन तंत्र पूरा विस्तार में ना दे, आपको पूरे अंगों के नाम लिखने के लिए कह दे, इसीलिए बार बार मैं अंग आपको रटाता रहता हूं। तो इस तरह की परिस्थिति को आप लोग समझिए कि ऐसे ही पेपर में आपके पूछा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? सबको समझ में आ गई है आपको? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये था कंप्लीट 10th की साइंस का। इसीलिए सामाजिक ज्ञान का टाइम नहीं बताएंगे, हिंदी का भी टाइम नहीं बताया, टाइम से बताएंगे। उस परिस्थिति को समझिएगा आप लोग, विज्ञान में कैसे क्या हो रहा है इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, मुझे लगा था 12th का मैं बना दूंगा इसी में, लेकिन नहीं, 12th के लिए बहुत अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसमें तीनों समझाना है। सर उतनी देर से हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे आप 12th का बताएंगे और आप हमको चूरन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा मन ऐसा नहीं था, क्योंकि टाइम कह रहे हैं कि 12th का अलग रखो, 10th का अलग रखो। ठीक है, तो ये थी 10th के लिए जानकारी। इसको ना समझेंगे तो भैया बहुत झेलेंगे आप लोग। हर पैटर्न को समझ लिए, अपने शिक्षक से पूछ लीजिए, सर पैटर्न बदला है, हमने देखा मॉडल पेपर। हम जो पेपर लेंगे मॉडल पेपर, आप देखेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न बना के लाएंगे इस बार प्रिंटेड पेपर। उस तरीके से देखिएगा आप लोग पेपर में क्या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी हो तो पूरा ध्यान दीजिए। आपके पास कम समय दिन है, टाइम बता रहे हैं 57 दिन बाकी हैं, तो अपने हिसाब से समझिए। जो भी है आप लोग पूरी तरह से इस बात पे फोकस करिए, जो भी चित्र किताब में बना है, जो भी एक्सपेरिमेंट किताब में हुए हैं उनको ध्यान दो। थ्योरी से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब पूरा CBSE पे जा रहे हैं हम लोग। ध्यान रखेंगे आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।